नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम जीएस 1 लाख वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही जो पहला चैप्टर है स्थल मंडल, और स्थल मंडल में ही जो चैप्टर दिया गया है उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि 1908 में अमेरिका के किस भूवैज्ञानिक ने एक महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? एफ.बी. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण किस शक्ति को माना? ज्वारीय शक्ति को। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। टेलर के अनुसार क्रिटेशियस युग में कौन से दो स्थलखंड स्थित थे? लारेशिया एवं गोंडवाना। आगे दिए गया है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहत महाद्वीप पैंजिया का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ जलीय भाग पैंथालासा था। पैंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर टेथिस सागर था। कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में हुआ। आगे चलकर जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड का विभाजन हुआ। गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत था अंटार्कटिया, जबकि लारेशिया अथवा अंगारा लैंड से एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका तथा ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ। आगे दिया गया है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के कौन से कारण थे? इसमें जो है ध्रुवीय फ्लीइंग बल या ज्वारीय बल। आगे दिया है कि संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर होम्स ने किया था। सागर नितल प्रसारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने। वर्तमान पृथ्वी के धरातल का स्थल था जल स्वरूप किस युग तक पूर्ण हो चुका था? प्लाइस्टोन युग तक। वेगनर का अंगारा लैंड टेलर के किस विशाल भूखंड से समानता रखता है? लारेशिया से। पृथ्वी के मैंटिल भाग में संवहन धाराओं के तंत्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आर्थर होम्स ने। आगे दिए प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? विल्सन के द्वारा। आगे दिया गया है इसमें मानचित्र दिया गया है विश्व का। इसमें है कि संसार की प्रमुख बड़ी व छोटी प्लेट का वितरण। इसको हम लोग देख लेते हैं। जो प्लेटें दी गई हैं, बड़ी प्लेटों में जैसे यूरेशियाई प्लेट हो गई, इसके बाद उत्तर अमेरिकी प्लेट हो गई, दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई, प्रशांत महासागर प्लेट हो गई, यूरेशियाई प्लेट हो गई, अफ्रीकी प्लेट हो गई। इसके बाद जो है कुछ प्लेट हैं इधर जैसे अंटार्कटिका प्लेट है, और छोटी प्लेट भी है। हमारे छोटी प्लेट में जैसे कोकोस प्लेट है, नजका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर कैरोलिन प्लेट है, और एक बड़ी और है प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है, ये भी बड़ी प्लेट है। और छोटी प्लेट में जैसे उस्कोसिया प्लेट भी है, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है जॉन डी फ्यूको प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आगे दिया गया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसमें है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेस ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय जो है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन को दिया जाता है। मैकेंजी, होम्स और पार्कर इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक थे। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपरपट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थल मंडल से निर्मित होती हैं एवं दुर्बल मंडल पर तैरती रहती हैं। नासा ने प्लेटों की संख्या 100 बताया है, परंतु अभी तक मात्र 7 बड़ी तथा 20 छोटी प्लेटों की पहचान की गई है। ये प्लेटें हैं, यहाँ पर प्लेट दी गई है जो बड़ी प्लेटें हैं। अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। आगे दिए गया है कौन सा सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तली प्रसारण और ध्रुवीय परिभ्रमण तथा महासागरीय कटक आदि पर प्रकाश डालता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत।
आगे कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी संचलन कहते हैं। जब दो प्लेटें एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट जो है कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? अभिसारी संचलन। वलित पर्वत एवं गर्द द्वीपीय चाप का निर्माण किस कारण होता है? अभिसारी संचलन के कारण। कौन सी प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है? प्रशांत प्लेट। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट किस प्लेट का उदाहरण है? तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने वाले कौन से कारक हैं? पृथ्वी का परिक्रमण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, गुरुत्वीय बल है, भूतापीय ऊर्जा है, प्लेट संचलन है, पृथ्वी का घूर्णन है। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो महाद्वीपीय अपसरण का है। पोलर फ्लीइंग बल किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से। आगे की कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वेगनर ने क्या नाम दिया था? पैंजिया नाम दिया था। वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेसिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। आगे दी एक वर्तमान भूत की कुंजी है। यह कथन किसने दिया है? जेम्स हटन ने दिया है। समुद्र तल प्रसार की अवधारणा किसने प्रस्तावित किया है? हैरी हेस ने। भूकंप के इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी फील्डिंग रीड ने। वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ज्वारीय बल। पूरा चुंबकत्व, ज्वारीय बल एवं सागर नितल प्रसरण किस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं? तो महाद्वीपीय अपसरण सीमा की। दी अर्थ शिफ्टिंग ट्रस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स हैपगुड है। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद क्या कहलाते हैं? भूजात कहलाते हैं। भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में कौन सी महत्वपूर्ण परिघटना था? महाद्वीपीय विस्थापन। इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर जो है समाप्त होता है और इसी में ही हम लोग अब अगला भी चैप्टर, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, अब 4-5 चैप्टर, उनको हम लोग एक ही में देखेंगे। अब अगला चैप्टर है इसमें पृथ्वी की गतियां। इसमें दिए गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व कितने घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में। किस स्थान पर वर्ष भर दिन व रात समान होते हैं? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो क्या होता? सर्वत्र दिन रात बराबर होते। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है सबसे बड़ा होता है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। तथा रात जो है सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इसके बाद आगे दिए गया है पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव, मतलब इसके कारण क्या क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, दिन रात का छोटा और बड़ा होना, विषु तथा उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना, कर्क एवं मकर रेखाओं का निर्धारण होता है, ध्रुव पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात होना। आगे दिए है पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव। इसमें है दिन एवं रात का होना, हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना, ज्वार भाटा की दैनिक तथा अर्धदैनिक आवृत्ति। आगे दिए गए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रातें छोटी होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं। शीत अयनांत मतलब इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें। लेकिन उत्तरी गोलार्ध पर जहाँ हम लोग रहते हैं ज़्यादातर, मतलब जहाँ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर वह शीत ऋतु होती है, इसीलिए उसको शीत अयनांत कहते हैं। आगे है कि ग्लोब पर उस वृत्त को क्या कहा जाता है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है? प्रदीप्त वृत्त। किस तिथि को सर्वत्र दिन व रात बराबर होता है? 21 मार्च व 23 दिसंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जिसे कहा जाता है शरद विषु। आगे दिए गए 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जिसे कहा जाता है बसंत विषु। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, यानी पेरीहेलियन कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, यानी अपहेलियन कहते हैं। उपसौर की स्थिति सामान्यतः
कब होती है? 3 जनवरी को होती है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर होती है? तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। आगे दी गई है 21 जून की स्थिति। इसमें है कि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है। आगे है कि 22 दिसंबर की स्थिति। इसमें 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात जो है सबसे छोटी होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम रहती है। आगे अपसौर की स्थिति समानता कब होती है? 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। किस तिथि को दोपहर में व्यक्ति की छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। आगे दिया गया पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में। आगे है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसमें है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की छाया पड़े, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण करते हैं। जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य छिप जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? तो जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सीध में हो। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर कौन सी संरचना निर्मित होती है? हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग। आगे की सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा या अमावस्या को होती है। खग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार जो है छोटा होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। इससे प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण करते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा में 5 डिग्री का अंतर होता है। सुपर मून वह दशा है जिसमें जो है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस स्थिति को पेरेजी मून भी कहा जाता है। जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी विशेष वर्ष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के हों तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है तो उसे युति कहते हैं। ऐसी स्थिति हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसे वियुति कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है चंद्र ग्रहण के दौरान होती है। आगे दिया है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में है कि समुद्री जलस्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। इसमें जो है मैप दिया गया है कि यहाँ पर जैसे पृथ्वी दिया गया है, चंद्रमा दिया गया है, सूर्य दिया गया है। यानी कि पृथ्वी के एक तरफ जो है कि चंद्रमा, और जब सूर्य आते हैं तो उनका जो ज्वारीय उभार होता है ये चंद्रमा और सूर्य की तरफ होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर जैसे पृथ्वी दिया गया है, चंद्रमा दिया गया है और सूर्य दिया गया है। अब केंद्रीय बल दिया गया है। अब केंद्रीय बल में क्या होता है कि जब पृथ्वी घूम जाती है तो इसका ज्वारीय उभार जो है मतलब बाहर की तरफ बल लगता है, और जब बाहर की तरफ बल लगेगा तो इसका जो है उभार जो है मतलब दूसरी बार, पहली बार तो इधर लगेगा मतलब चंद्रमा और सूर्य की तरफ होता है, और दूसरी बार जो है उसके विपरीत लगता है। इसके बाद जो है तीसरा जो मतलब वो दिया है कंडीशन, एक तरफ पृथ्वी दी गई है और मतलब एक तरफ जो है चंद्रमा और सूर्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए दोनों स्थितियों को दे दिया गया बराबर से। तो इसमें है गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा के मध्य जो है संबंध दिया गया है। आगे है कि ज्वार और भाटा की उत्पत्ति के कौन कौन कारण है? तो पहला कारण है सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और उसके बाद केंद्रीय बल। आगे की ज्वार भाटा की ऊंचाई में विविधता के कौन से कारण है? तो सागर की गहराई, सागरी तट की संरचना, सागर का खुला या बंद होना। आगे है कि सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल जो है ज्वार को अधिक प्रभावित क्यों करता है? तो सूर्य की अपेक्षा जो है चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। आगे कि जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सीध में
सिजगी के समय होते हैं तो किस प्रकार के ज्वार की उत्पत्ति होती है? दीर्घ ज्वार की। दीर्घ ज्वार एक माह में 2 बार कब कब आते हैं? अमावस्या व पूर्णिमा को। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में न होकर समकोण पर होते हैं तो किस प्रकार के ज्वार की उत्पत्ति होती है? लघु ज्वार की। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में कब होता है? तो सप्तमी या अष्टमी को। आगे दिए गया है यहाँ पर 2 चित्र दिए गया है, एक जो है दीर्घ ज्वार का है, एक है लघु ज्वार का। दीर्घ ज्वार मतलब होता है जब पृथ्वी के एक तरफ चंद्रमा और सूर्य हो तो दीर्घ ज्वार आता है, और जब जो है चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, मतलब पृथ्वी के सापेक्ष जो है जब समकोण बनाते हैं तब क्या होता है कि वो जो है एक दूसरे के जो बल है, मतलब एक दूसरे की तरफ जो बल लगाते हैं संतुलित कर देते हैं, तो उस समय जो है लघु ज्वार आता है। आगे दिए गए जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क व मकर रेखा पर होता है तो इस स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले उच्च ज्वार को क्या कहते हैं? अयन वृत्तीय ज्वार। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव भूमध्य रेखा पर होता है तो आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय ज्वार। चंद्रमा व पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी यानी उभु स्थिति पर स्थित होने से उत्पन्न ज्वार को क्या कहते हैं? उभु ज्वार कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी यानी कि अभ्भु स्थिति होने से उत्पन्न ज्वार को क्या कहते हैं? अभ्भु ज्वार कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार किस तट पर आता है? ओखा तट पर 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार भाटा आता है यहाँ पर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी कनाडा में। एक जो है भारत का है और एक है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। आगे दिए गए इंग्लैंड के किस तट पर प्रतिदिन 2 बार इंग्लिश चैनल से एवं 2 बार उत्तरी सागर से ज्वार आता है? साउथहैम्पटन में। इसका आगे दिए कनाडा में फंडी की खाड़ी के ज्वार भाटा। इसमें है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारी उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं लगभग 24 घंटे के समय में। अतः एक ज्वार जो है 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः जो है ज्वारी उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की उठता है। इस तरह जो है हम लोग चैप्टर ये पृथ्वी की गतियाँ ये समाप्त होता है। अब इसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर है अक्षांश व देशांतर। इसमें है कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 111 किलोमीटर के। विषुवत वृत्त पर अक्षांशों की लंबाई कितनी होती है? 110.6 किलोमीटर। ध्रुव पर अक्षांशों की लंबाई कितनी होती है? 111.7 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन कहते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों यानी उत्तरी तथा दक्षिणी में विभाजित करती है? शून्य अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181। 2 देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। आगे दिए के ग्रिड किसका जाल होता है? तो अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी या मोत्रों का। महाराष्ट्र का चंद्रपुर तथा ब्राजील का बेलो होरिजोंटो किस अक्षांश पर स्थित है? 20 डिग्री अक्षांश पर। आगे दिए गए अक्षांश रेखाएं दी गई हैं। इसमें जो है बहुत तो छोटी छोटी हैं, लेकिन मेन जो अक्षांश रेखाएं, जैसे पहली बात ये 0 डिग्री का अक्षांश रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री जो मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा उसको कहते हैं कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 90 डिग्री जो उत्तरी होता है अक्षांश रेखा उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसके बाद जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, और 90 डिग्री साउथ जो है अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। आगे दी है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की को कर्क रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहते हैं। आगे की भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप।
कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? एशिया से, अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका से। हिंद महासागर, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। मकर रेखा जो है किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। आर्कटिक वृत्त यानी कि 6.5 डिग्री किस झील से होकर गुजरती है? ग्रेट बियर झील, कनाडा से। आगे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम क्या लगभग जो है सभी एग्जामों में लगभग आता ही आता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा पर स्थित देश: चीन, ताइवान, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास, मैक्सिको, हवाई द्वीप। इसके बाद है मकर रेखा पर स्थित देश, इसमें है चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, टोंगा है, फ्रेंच है, पोलिनेशिया है। इसके बाद जो है विषुवत रेखा पर स्थित देश, इसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबन है, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है। आगे दिए गए है चित्र, इसमें दिया गया है देशांतर रेखाएं। जितनी भी देशांतर रेखाएं मेन इसमें जैसे 0 डिग्री हो गया, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसमें जो है देशांतर रेखा को दर्शाया गया है। और इसमें जो है 180 डिग्री पर जो जाती है उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसमें ये आगे दिए गए कि प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कुड़ी दूरी क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। 180 डिग्री को जो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसको जो है प्रधान जो है वो जो मानक समय जो गुजरता है 0 डिग्री का उसको कहते हैं। आगे दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर 111.321 किलोमीटर। किसी देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं 16 डिग्री देशांतर रेखा को। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। आगे देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड किंगडम है, माली है, फ्रांस है, बुर्किना फासो है, स्पेन है, टोंगा है, अल्जीरिया है, घाना है। आगे कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्वाह करता है? 180 डिग्री। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा पर होता है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। आगे की कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है? बेरिंग जल संधि। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबो चमकती हैं तब भारत में कौन सी घटना घटित होती है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। आगे दिए गए 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री, 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री, और 15 डिग्री घूमेगी 60 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर से अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो 1 दिन बढ़ाया जाता है, और इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन कम कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस सम्मेलन में हुआ था? वाशिंगटन सम्मेलन 1884 में। कौन सी रेखा आर्कटिक सागर, चुकची सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। आगे की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर एवं भारत के मानक समय 82.5 डिग्री के बीच कितने देशांतर का अंतर है? तो 97.70 डिग्री देशांतर का। भारत का मानक या मूत्र माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। भारत का मानक समय तथा जीएमटी के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितने स्थानों पर मोड़ा गया है? 8 स्थानों पर मोड़ा गया है।
किस देश की राजधानी 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है? अक्रा, जो कि घाना की राजधानी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस झील से होकर गुजरती है? लेक वोल्टा झील कहाँ है? घाना में है। आगे की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसमें है कि साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगा तो भारतीय मानक समय पर क्या होगा? तो जो 6:30 बज रहे होंगे और शाम के। कर्क था मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? उस कटिबंध कहते हैं। आगे दिए गए कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जान आगे की शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुव पाया जाता है। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? यूनानी विद्वानों द्वारा। सरकार द्वारा राजस्व और कर का हिसाब कराने के लिए कौन सा मानचित्र तैयार किया जाता है? कैडस्ट्रल मानचित्र का। पायटोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? मानचित्र पढ़ने के लिए। आगे की पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस तरह हम लोग का अक्षांश एवं देशांतर चैप्टर है जो समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम लोग अब आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें दिया गया है कि किस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण जो है ठोस ग्रहाणु के एकीकरण से हुआ है? तो ग्रहाणु परिकल्पना। और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक हैं यानी कि भूवैज्ञानिक हैं चैम्बरलिन हैं। आगे है कि किस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जो है सूर्य द्वारा निश्चित ज्वारीय पदार्थों के ठोस होने से हुई है? ज्वारीय परिकल्पना। इसको दिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जेम्स जीन हैं। आगे दिए गए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित स्रोत दिए गए हैं। तो अप्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं, प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं। अप्राकृतिक स्रोत में है ताप आधारित स्रोत है, दाब आधारित स्रोत है, घनत्व आधारित स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी आधारित क्षेत्र है, उनका पिंडों से प्राप्त साक्ष्य है, भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत है। आगे दिए गए संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी का औसत घनत्व कितना है? तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। किसने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर 1798 में पृथ्वी के औसत घनत्व के मापन का प्रयास किया? कैवेंडिश ने। पृथ्वी की संरचना की रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड स्वेस ने कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में, सियाल, सीमा, निफे। सियाल की रचना किन चट्टानों से हुई है? ग्रेनाइट चट्टान से। सियाल की रचना किन तत्वों से हुई है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। सीमा की रचना किन चट्टानों से हुई है? बेसाल्ट से हुई है। आगे है कि सीमा की रचना में किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत कौन सी है? निफे है। निफे की रचना किन तत्वों से हुई है? निकेल एवं आयरन से। अब आगे दिया गया है पृथ्वी के जो है परत दी गई है। परत में है ये जो है सबसे ऊपर जो है क्रस्ट है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो जो क्रस्ट दी गया है इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो इसको जो अलग करते हैं ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से कौन अलग करता है? कोनराड असंबद्धता है। इसके बाद जो है मेंटल है। मेंटल में भी ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल है। और इसके बाद जो है क्रस्ट एवं मेंटल से जो पृथक करता है उसको कहते हैं मोह असंबद्धता कहते हैं। और ऊपरी मेंटल से निचले मेंटल को जो अलग करता है उसको कहते हैं रेपेटी असंबद्धता। इसके बाद जो निचला परत है यानी कि केंद्र है वो है क्रोड है। इसमें भी ऊपरी क्रोड है और यानी कि बाह्य क्रोड और इसके बाद आंतरिक क्रोड है। और मेंटल को क्रोड से अलग करती है कौन करता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता करती है। और ऊपरी क्रोड को आंतरिक क्रोड से पृथक कौन करता है? लेहमैन असंबद्धता करती है। आगे दिए पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण है? तो भारी तथा चुंबकीय प्रकृति के निकेल एवं लोहे के तत्वों की उपस्थिति।
आगे की भूपर्पटी में एक निश्चित गहराई तक तापमान के बढ़ने की दर कितनी होती है? तो 32 मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी की क्रस्ट में मुख्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट एवं पेरिडोटाइट। आयतन की दृष्टि से मेंटल समस्त पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है? लगभग 83% का। स्थिनोस्फीयर के पदार्थ जो है किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो अर्ध तरला अवस्था में पाए जाते हैं। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी के मैंटल तथा केंद्र को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? पायरोस्फीयर तथा बैरोस्फीयर। लेमैन असमर्थता पृथ्वी के किस मंडल में अवस्थित है? वायु तथा आंतरिक कोर के बीच। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? लोहा 35.5%। आगे दिए गए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसमें दिए गए हैं सियाल। तो इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इस परत की रचना जो है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुई है। इस परत का जो औसत घनत्व है 2.9 है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। आगे दिए सीमा दिए गए हैं। सीमा में कि सियाल के नीचे दूसरी परत जो है सीमा होती है। इसका निर्माण बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुआ है। इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसका औसत घनत्व जो है 2.9 से 4.7 है। इसकी गहराई जो है 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। आगे है निफे। निफे में कि यह पृथ्वी की तीसरी एवं अंतिम परत है। इसकी रचना निकल एवं फेरियस से हुई है। इसका घनत्व 11 है। इससे पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एवं पृथ्वी की स्थिरता का पता चलता है। आगे दिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे क्रमशः कितनी है? तो महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है और जो है महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक। आगे की स्थल मंडल यानी कि भूप्रपटी तथा ऊपरी सर्वाधिक जो है ठोस मंडल यही है। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो है ऊपर दिए गए हैं क्रस्ट है। ये यहाँ पर क्रस्ट है। उसके बाद जो है मेंटल है। यहाँ पर दिए गए क्रोड दिए गए हैं और यहाँ पर वो भी दे दिए गया है, मतलब गहराई। तो भूपर्पटी जो है 0 से लेकर लगभग जो है इसका औसत जो है 100 किलोमीटर मोटी है। और मेंटल जो है 100 किलोमीटर से लेकर जो है 2900 किलोमीटर तक है। और क्रोड जो है 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर। इसका जो बीच का भाग है ये जो है पूरा केंद्र तक जाता है 6378 किलोमीटर तक इसकी जो है गहराई है। आगे दिए गए हैं मेंटल का विस्तार जो है मोहो अस्पत्ता से कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 2900 किलोमीटर तक। पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? मेंटल में। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे गर्म है? आंतरिक कोर जो है सबसे गर्म है। पृथ्वी की कौन सी परत सबसे पतली है? पर्पटी है। मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार कितना है? 3.2 से 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। ऊपरी मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का प्रमुख स्रोत कौन सा मंडल होता है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित होता है? मेंटल के ऊपरी भाग में। मेंटल के ऊपरी परत को निचली परत से अलग करने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? रेप्टी असभ्यता। मेंटल एवं कोर को कौन सी संरचना अलग करती है? गुटेनबर्ग असभ्यता। मेंटल प्लूम सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? टूजो विल्सन ने 1963 में। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर जो है मुख्य रूप से किससे निर्मित है? लोहा से। तरल अवस्था में निकेल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? निफे। कोर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। मोहो स्केल से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रभावित हो सकती हैं? प्राथमिक लहरें। पृथ्वी की भूप्रपृष्ठ तथा मंटिल भाग में प्लेटों का संचरण किस माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करता है? रेडियो एक्टिव पदार्थों से। स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है सियाल। आगे दिया गया है कि समस्त पृथ्वी तथा जो है क्रस्ट के घनत्व दिए गए हैं। एक तरफ दिए गया है समस्त पृथ्वी, एक तरफ दिए गया है क्रस्ट का घनत्व। इसमें दिए गए हैं तत्व और उनका दिए गया प्रतिशत। तो समस्त पृथ्वी में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका प्रतिशत जो है 35.5%। इसके बाद ऑक्सीजन है 30%, सिलिकॉन है 15%, मैग्नीशियम है 13%, निकल है 2.4%। इसके बाद जो है
क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन जो पाया जाता है 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, लोहा जो है 5% पाया जाता है, कैल्शियम जो है 3.63%। क्रस्ट में लोहा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो है समस्त पृथ्वी की बात की जाए तो लोहा जो है ज़्यादातर वहाँ पर पाया जाता है, कोर में पाया जाता है, तो लोहा को की वहाँ पर अधिकता है, इसी वजह से समस्त पृथ्वी में जो है लोहे की अधिकता ज़्यादा हो जाती है। जबकि क्रस्ट में उतना लोहा नहीं पाया जाता है तो उसका स्थान जो है क्रस्ट में 5% आता है। इस तरह से हम लोगों का पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला जो चैप्टर है समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए इसका। धन्यवाद।